नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम सेक्शन नंबर 119 पढ़ रहे हैं और उनके इलस्ट्रेशंस हम लोग देख रहे थे। तो इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन बी देख चुके हैं। डिटेल में देखा है दोस्तों, क्योंकि आपको ये सेक्शन इसलिए डिटेल में पढ़ना आवश्यक है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये ही केवल एक सेक्शन ऐसी है जो हर मैटर में, हर केस में, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, हर केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है। क्योंकि इसी के आधार पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं। तो अब जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस हैं, 7 इलस्ट्रेशंस, उनको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी और आज की ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। बस आप थोड़ा सा खुद भी पढ़ने की कोशिश करना इन इलस्ट्रेशंस को। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। ये सेक्शन 119 का ही इलस्ट्रेशन नंबर सी है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जब ये सेक्शन पहले 114 हुआ करती थी तो इसमें एक पार्ट तो था जहां पर वो प्रिजम्पशंस दी गई सारी, और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन और लिखा गया था। तो एक्सप्लेनेशन क्या बताते हैं, इसके जो 9 इलस्ट्रेशंस हैं, लगभग लगभग 8 या 9 बातें ही लिखी गई हैं वहां पर भी। और वो कुछ एक्सप्लेनेशंस इस बात के दिए गए कि जब कोर्ट यहां प्रिज्यूम कर लेगी, मे प्रिजम्पशन है, तो कोर्ट ने अगर अपने डिस्क्रिशन को यूज किया और किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मान लिया कि उसके उस फैक्ट का अस्तित्व है, देन उसको रिबट कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से प्रिजम्पशन के यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि केवल और केवल यही होगा, इसके आगे भी जा सकती है प्रिजम्पशन। रूल तो वही है जो मेन प्रोविजन में लिखा, जो मैं हर वीडियो में मैंने बताया। तो जो लोग नए हैं उनको भी अभी बता देता हूं कि मेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 3 पिलर हैं। उन 3 पिलर्स के कॉमन कोर्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट ये सोचती है कि हाँ, किसी फैक्ट के घटित होने की संभावना है, इफ द कोर्ट थिंक्स एनी फैक्ट इज लाइकली टू हैव हैपेंड, देन कोर्ट मान लेगी कि ऐसे फैक्ट का एग्जिस्टेंस है। अब वो 3 पिलर कौन से हैं जिनको ध्यान में रखेगी? तो कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके अनुक्रम में अगर कोई फैक्ट के घटित होने की संभावना है तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ, ऐसे फैक्ट का एग्जिस्टेंस है। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मानव आचरण के अनुक्रम को ध्यान रखते हुए अगर किसी फैक्ट के घटित होने की संभावना है, देन कोर्ट मान लेगी इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। नंबर 3, कॉमन कोर्स ऑफ प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस, लोक और व्यक्तिगत जो कारोबार हैं उनके क्रम को, अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी फैक्ट के घटित होने की संभावना को कोर्ट अगर सोचती है, देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ, इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। यही 3 पिलर हैं सेक्शन 119 के। हाँ, एक चौथी बात और लिखी है उसमें, उसको आपको कभी नहीं भूलना है। उसमें लिखा है कि ऐसी 3 पिलर में जो कॉमन कोर्स है 3 पिलर्स का, उनको ध्यान में रखते हुए साथ में केस के बाकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखना है। देन ही डिसाइड करेंगे कि इस फैक्ट के घटित होने की संभावना है या नहीं है, कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता ये रहा था कि यहां पर केवल इलस्ट्रेशंस हैं। अगर कॉमन कोर्स ऑफ ये 3 बातें कुछ और भी अगर आइडिया देती है कि ये फैक्ट भी घटित हो सकता है, तो कोर्ट को ये इलस्ट्रेशंस रोकेंगे नहीं कहीं भी वैसी प्रिजम्पशन करने में। कहीं आपको ये लगे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो केवल थीफ होने की, चोर होने की या चोरी की संपत्ति रिसीव करने की प्रिजम्पशन है, तो वो रॉबरी तक नहीं जा सकती, रॉबरी तक भी जा सकती है, वो मर्डर तक नहीं जा सकती है। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट अगर कहता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ, उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। तो इसको रूल नहीं समझना है इलस्ट्रेशंस को। सिमिलरली जो इन इलस्ट्रेशंस की रिबटल के लिए एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जो अब सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सब सेक्शन 2 कर दी गई, और ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये सब सेक्शन 1 में दिए गए। तो इन इलस्ट्रेशंस के एक्चुअल में वो रिबटल हैं कि अगर यहां प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने, तो उनको किस तरीके से रिबट किया जा सकता है। अगेन वहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो भी एग्जॉस्टिव नहीं है,
आप अगर रिवर्ट करना चाहते हैं तो देखिए नेचुरल इवेंट को, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट को दूसरे कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट से आप रिवर्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसको आप एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल में लिमिट नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट को प्रिज्यूम किया है तो उसका रिबटल भी आप दूसरे ह्यूमन कोर्स ऑफ कंडक्ट के आधार पर दे सकते हैं, उनको भी अगेन लिमिट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली जब एक कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस के आधार पर कोर्ट ने किसी फैक्ट को प्रिज्यूम किया है, देन उसका अगेन रिबटल भी इसी के आधार पर दिया जा सकता है। तो सबसेक्शन 2 में जो एक्सप्लेनेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ बातें लिखी गई हैं वो भी लिमिटेड नहीं है, उनको भी आगे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर सी से चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में सारे इलस्ट्रेशंस पूरे करा दिए जाएं। तो थोड़ा सा मैं कम बताऊंगा, उतना नहीं बताऊंगा जितना हर वीडियो में बताते हैं। देखिए इस इलस्ट्रेशंस की जो शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले वर्ड्स पढ़ लेंगे, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, a bill of exchange was accepted, was endorsed for good consideration। अब यहां पे ये दो वर्ड्स बीच में हैं जो ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन करेंगे। ये बिल ऑफ एक्सचेंज को आप इतना पढ़ें, देन आगे से पढ़ेंगे वाज एक्सेप्टेड एंडोर्स फॉर गुड कंसीडरेशन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया। सेक्शन नंबर 5 में तो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है एंड सेक्शन नंबर 6 में चेक को डिफाइन किया गया है। और बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करते हुए ये कहा गया है, सेक्शन नंबर 5 को जाकर आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, तो एग्जैक्ट लैंग्वेज आप देख लेना, वहां पर लिखा गया है इट इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट। और इसमें एक व्यक्ति ने एक ऑर्डर दिया होता है, एक डायरेक्शन दी होती है किसी दूसरे पर्सन को, और डायरेक्शन ये दी गई होती है दूसरे पर्सन को कि आप ए पर्टिकुलर सम, इतना पैसा आप किसी को पे कर दीजिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। एटलीस्ट यहां पर देखिए क्या लिखा है कि एक ए है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया, ड्रॉ करते हुए वो डायरेक्शन देगा, तो डायरेक्शन किसको दे रहा है? बी को। तो ये कहलाता है बी ड्रॉई, जिसको ड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉई कहलाएगा। अब बी को क्या डायरेक्शन दी ए ने, तो इन्होंने कहा कि आप इतने रुपए की पेमेंट इस डेट पर या इस दिन के बाद आप इतने रुपए की पेमेंट सी को कर देना। डायरेक्शन ए ने दी है, डायरेक्शन बी को दी है, और ये डायरेक्शन है कि आप इतने रुपए की पेमेंट सी को कर देना। तो सी कहलाता है यहां पर पेई। पेई का मतलब जो एक्चुअल हकदार है पेमेंट रिसीव करने का। पेमेंट जानी किसकी तरफ से है? ए की तरफ से। देगा कौन? बी देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करेगा? ए ड्रॉ करेगा। अब इसको जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज बी के पास जाएगा, क्योंकि बिल को बी को एड्रेस्ड है, अब बी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, बी इसे डिनाई भी कर सकता है। अगर बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ये भी फर्दर एंडोर्स कर सकता है। अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इट मींस बी पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया है, जो यहां से डायरेक्शन आई थी उनको मान गया है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर बी ने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट में बताइए कि इसने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया होगा। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ये कहता है कि लाइबिलिटी होगी बी के ऊपर ए की कुछ ना कुछ, उस लाइबिलिटी को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बी ने इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो पेमेंट फिर सी को करेगा। यही कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। तो यही बात कही गई है यहां पर कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को वो एक्सेप्टेड है और एंडोर्स्ड है, या तो एक्सेप्ट कर लिया गया है या उसको एंडोर्स कर दिया गया है, तो ये प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट में प्रिज्यूम कि इट वाज एक्सेप्टेड और इट वाज एंडोर्स्ड फॉर गुड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के लिए ही इसको एक्सेप्ट किया गया था। इट मींस कोर्ट में प्रिज्यूम कि बी पर ए की कुछ लायबिलिटी है, बी ओज सम अमाउंट टू ए। साधारण भाषा में कहें तो बी को कुछ पैसा ए को देना था,
इसलिए ए ने बी को डायरेक्शन दे दी कि इस पैसे को बजाय मुझे देने के आप सी को दे दो। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये भी प्रिजम्पशन निकल कर आती है कि सी की भी ए के ऊपर सी की कोई लाइबिलिटी थी। इट मींस ए को भी कोई पैसा सी को देना था, इसलिए कहा कि जो पैसा मुझे बी से आना है मैं सीधा इसको ए को दिलवा देता। तो यहां पर यह है कि अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया, एंडोर्स किया गया, तो यह माना जाएगा कि ऐसी एक्सेप्टेंस और ऐसी जो एंडोर्समेंट की गई थी वो फॉर गुड कंसीडरेशन की गई थी। कंसीडरेशन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था। अब ये एक इलस्ट्रेशन है। अब मैं ये पूछता हूं, क्या ये प्रिजम्पशन चेक तक नहीं जा सकती? यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह पर चेक नहीं हो सकता क्या? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये अगेन मैं आपको रिपीट कर करके बताता रहूंगा कि ये केवल और केवल इलस्ट्रेशंस हैं, इसलिए ये आगे भी जा सकते हैं और दूसरे मैटर्स पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बशर्ते कि मेन प्रोविजन में कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस को ध्यान में रखते हुए और दूसरे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट भी प्रिज्यूम कर सकती है। अब चेक की अगर बात करें तो चेक भी एक तरीके का, जब सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया तो सेक्शन 6 में यह लिखा गया है कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन अंतर कितना है कि जो यहां ड्रॉ कर रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज को वो ए है, और ड्रॉई कौन है? डायरेक्शन किसको दी थी? बी को, और पेमेंट किसको होनी थी? सी को। अब यहां बी की जगह पर एक बैंकर आ जाता है, एक बैंकर आ जाता है बी की जगह पर। इट मींस ए ड्रॉ करेगा चेक को, डायरेक्शन किसको देगा? बैंक को देगा, और पेमेंट किसको होनी है? सी को होनी है। इतना सा डिफरेंस आ जाता है चेक के मामले में। अगेन चेक के मामले में भी ये प्रिजम्पशन आ सकती है, लेकिन साथ के साथ आपको एक बात मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन 118 है और वहां पर एक प्रिजम्पशन दी गई है। प्रिजम्पशन में बहुत सारी प्रिजम्पशंस वहां पर लिखी है। जब पहली प्रिजम्पशन को आप देखोगे तो वो अगेन कंसीडरेशन के रिगार्डिंग है, और वहां पे भी यही बात लिखी गई है जो बात यहां पर लिखी गई, जिस तरीके की। बट डिफरेंस क्या है कि वहां पर तो सेल प्रिज्यूम है और यहां पर मे प्रिज्यूम है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ये वाली प्रिजम्पशन को हम अप्लाई करेंगे या चेक के मामले में? चेक मान लो डिसऑनर हो गया है, तो उसके लिए प्रिजम्पशन है कि जिसने चेक इशू किया था उसके ऊपर कुछ ना कुछ लायबिलिटी थी, देन तभी उसने ऐसा चेक इशू किया था। ये कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, अदरवाइज कोई चेक क्यों इशू करेगा? हालांकि अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखेंगे तो ये उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा जो चेक का केस डाल रहा है किसी दूसरे के पास, कि मेरी लायबिलिटी इस पर थी, इतना पैसा इस पर्सन को मुझे देना था, तो उसके बदले में इसने मुझे चेक दिया, ये प्रूव करना पड़ेगा उसको। लेकिन प्रिजम्पशन के मामले में अगर आप यहां देखेंगे तो ये प्रिजम्पशन कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया है, इट मींस उसके ऊपर लायबिलिटी थी मेरी कि उसे मेरा पैसा पे करना होगा, तभी तो चेक दिया है। बट ऐसा कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है अंडर सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन वहीं जब 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 देखेंगे तो वहां पर यही लिखा है शेल प्रिज्यूम। अब क्वेश्चन आएगा कि जिसके फेवर में मे प्रिज्यूम जाता होगा वो मे प्रिज्यूम के लिए कहेगा कि जी आप मे प्रिज्यूम का यूज करिए, और जिसके फेवर में शेल प्रिज्यूम जाता होगा तो वहां पर शेल प्रिज्यूम के लिए वो असर्ट करेगा। बट देखिए वो एक स्पेशल एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक जनरल एक्ट है। अगर कोई प्रिजम्पशन सिमिलर पॉइंट पर स्पेशल एक्ट में दे दी गई है तो फिर वो स्पेशल एक्ट वाली प्रिजम्पशन ही रेज की जाएगी। तो ऐसा कहीं कंट्राडिक्शन आपको ध्यान में आए तो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ ये जो एक्सेप्ट किया गया था बिल ऑफ एक्सचेंज को, एंडोर्स किया गया था, इट वाज फॉर गुड कंसीडरेशन, बट वो जो नीचे एक्सप्लेनेशंस लिखे गए हैं वहां पर इसका रिबटल कैसे लिखा गया है? आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमने बड़े डिटेल से पढ़ाई थी, और वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है जब जब दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई।
तो यहां पर भी दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है जब बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक की बात आती है। तो वहां पर बताया गया था कि अगर एक पार्टी ऐसी है जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, एक्टिव कॉन्फिडेंस का मतलब वो सुपीरियर पोजीशन में है और वो इन्फ्लुएंस कर सकती है जो दूसरी पार्टी है इंफीरियर पोजीशन में उसके डिसीजन। तो जो सुपीरियर पोजीशन में है उसको बोलेंगे वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, उसका इन्फ्लुएंस है दूसरी पार्टी के ऊपर, वो दूसरी पार्टी के डिसीजन को चेंज कर सकती है। तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया, मैं अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप पढ़ के देख लेना, वहां पर यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो वो इंफीरियर पोजीशन में था। अगर वो ये प्रूव कर पाता है कि इंफीरियर पोजीशन में था तो इस प्रिजम्पशन को रिबट माना जा सकता है। और जो पार्टी कहती है कि नहीं ये प्रिजम्पशन आप रेज कीजिए, तो उसको कहा जाएगा कि अब आप एविडेंस लाइए। और सेक्शन 114 में ये कहा गया है कि जब गुड फेथ में ये ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, तो कौन सी पार्टी प्रूव करेगी? वो पार्टी प्रूव करेगी, उसके ऊपर बर्डन होगा जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। आपको अगर इस सेक्शन को पढ़ना है तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर सी मैं इतना ही रखता हूं, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर डी पर। डी में कहा गया a thing or a state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or state of thing usually ceases to exist, then such a thing or state of thing is still in existence. The court may presume so. शुरुआत कहां से होती है? The court may presume that a thing or state of thing is still in existence, but when, जब ये शो कर दिया गया है, जब ये शो कर दिया गया है कि जितने दिन में वो स्टेट किसी वस्तु की, वो अवस्था या वो वस्तु एंड हो जाती है, जितने दिन में एंड हो जाती है, उससे पहले ये प्रूव कर दिया है कि वो एग्जिस्टेंस में थी। इट मीन जितने दिन में वो नेचुरली एंड हो जाती है, उसके बाद शो करने का कोई क्वेश्चन नहीं, उसके बाद की प्रिजम्पशन नहीं। जैसे कि मान लो प्रिजम्पशन है जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का, कि बच्चा जब मां के पेट में रहता है तो वो 280 डेज तक रहता है। ये कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट है, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कहिए, हो सकता है ये दोनों बातें ओवरलैप करती हो जेस्टेशन पीरियड के मामले में। इसको एग्जाम्पल से मैं और एक बात समझाता हूं, या रिलेशंस की बात आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल रिलेशन से रिलेटेड आएंगे जब थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और इनकी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि ये वर्ड्स आपने कहां पढ़े हैं, अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स। एक और बात रहती है इन्हीं के साथ में, रिलेशन ऑफ थिंग्स। ये तीन बातें आपने कहां पढ़ी है? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइए। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं या कोई जुडिशरी का एग्जाम पास करना चाहते हैं, क्योंकि लॉ रिलेशन से काम करता है। एक प्रोविजन आपने पढ़ा, उसका दूसरी जगह दूसरे प्रोविजन से क्या रिलेशन है, जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप आइसोलेशन में एक प्रोविजन पढ़ लीजिए, आइसोलेशन में दूसरा प्रोविजन पढ़ लीजिए, हो सकता है कि अकेले अकेले आपको बहुत अच्छे से रट भी जाएं, बट लॉ आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक जानकार हैं और वो दिल्ली में आज की डेट में एडिशनल सेशन जज हैं, और वो अपने बैच के टॉपर हैं जब उनका सिलेक्शन हुआ था। जब मेरी एक दो वीडियो उन्होंने देख ली तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि जी इस टॉपिक पर उन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी। एक टॉपिक है मेरा प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड डेथ,
और वो ही सेक्शन यहां पर भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वहां उन सेक्शंस में जो प्रिंसिपल है, वहां प्रिजम्पशन नहीं है, एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ लिखा है, बट प्रिजम्पशन एंड बर्डन ऑफ प्रूफ एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, वो दोनों कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं। एक पार्टी ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया है तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये फैक्ट अब प्रिज्यूम हो गया है, प्रिज्यूम कर लेगी इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111 भारतीय साक्ष्य। इस वीडियो को जब सर ने देखा तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक पर जो वीडियो आपने बनाई है, पूरे इंडिया में कोई दूसरा व्यक्ति इस टॉपिक पर ये वीडियो नहीं बना सकता। उन्होंने साथ में कहा कि देखिए इस वीडियो की एक बात किसी एक व्यक्ति को पता हो सकती है, दूसरी बात दूसरे व्यक्ति को पता हो सकती है, और हो सकता है कि इसकी दो बातें किसी तीसरे व्यक्ति को पता हो सकती हैं, तीन बातें किसी चौथे व्यक्ति को पता हो सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं दावा कर सकता हूं कि जितनी बातें आपने एक वीडियो में बताई हैं, इतनी सारी बातें किसी भी एक व्यक्ति को नहीं पता होंगी। और उन्होंने कहा कि उनमें मैं भी शामिल हूं कि मुझे भी सारी बातें नहीं पता थी। और उन्होंने आगे ये बताया दोस्तों कि आपने इन सेक्शंस को पढ़ाते हुए एक लेजिस्लेचर की मिस्टेक आपने नोटिस करी है। उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक मैंने भी नोटिस करी थी कि हाँ लेजिस्लेचर ने ये मिस्टेक कर दी है नया लॉ लिखते हुए। पर उन्होंने बताया कि मैं क्यों कह रहा हूं अपने आप को कि मैं भी उनमें नहीं हूं कि सारी बातें मुझे पता हो। तो उन्होंने कहा कि मिस्टेक के आगे आपने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। आपने हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आपने एक वर्ड पर फोकस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। कह रहे लेकिन ये सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आया, ये सॉल्यूशन आपकी वीडियो देखकर मुझे समझ आया। उन्होंने आगे क्या बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉ स्टूडेंट के लिए, या कोई आप जजेस हैं या आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये आईपीसी और सीपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इनकी सब सेक्शंस मुझे रटी हुई थी, लेकिन मेरा एग्जाम पास नहीं हो रहा। तब उन्होंने बताया कि एक दिन मुझे ये समझ आया कि अकेली सेक्शन रटने से कोई फायदा नहीं। आपने अगर एक एक प्रोविजन को रटा हुआ है, नंबर रटा हुआ है, उसके अंदर की लैंग्वेज रटी हुई है, तो भी आपको सोच लीजिए कि लॉ नहीं आता। उन्होंने बताया जब एक दिन मुझे ये समझ आया कि जब तक मैं इनको लिंक नहीं करूंगा एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन के साथ में, तब तक लॉ समझ नहीं आए। कह रहे मैंने काफी टाइम बर्बाद कर दिया कि मैंने रटा, बहुत सारा रटा, बट कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैंने लिंक करना शुरू कर दिया अपने रटे हुए को, देन मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ अब 1-2% लॉ पढ़ लिया है, क्योंकि लॉ भंडार है, सारे को कोई नहीं पढ़ सकता। फाइनली मैं क्यों ये स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आप लिंक करके ही लॉ समझ पाएंगे, और लिंक जब कर पाएंगे जब आपकी मेमोरी अच्छी हो। अगर मेमोरी अच्छी नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा कि पहले प्रोविजन में आपने क्या पढ़ा, अब जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं क्या ये पहले वाले से कनेक्टेड है, आप भूल जाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब तक दोनों प्रोविजन लिंक हो सकते हैं तो उनको लिंक नहीं किया आपने, तो मींस आपने लॉ नहीं। तो अ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, और एक तीसरा है रिलेशन ऑफ थिंग। अब देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 बीएसए, वहां पर डेफिनेशन लिखी गई है। मैं कुछ डेफिनेशन आपको याद कराने के लिए क्लॉज बता देता हूं। डी, क्लॉज डी फॉर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, क्लॉज ई में एविडेंस की डेफिनेशन है, एंड क्लॉज एफ में फैक्ट की डेफिनेशन है। जो क्लॉज है उसी से शुरू हो रहा है, हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिखी गई होती है। तो जब क्लॉज एफ को आप पढ़ेंगे, फैक्ट की डेफिनेशन है, तथ्य की परिभाषा है, तब वहां पर 3 वर्ड्स लिखे गए। फैक्ट मीन्स एनीथिंग, फैक्ट मीन्स एनीथिंग, कॉमा, स्टेट ऑफ थिंग, और
relation of things which can be perceived by any sense। किसी भी मानव की इंद्री के द्वारा अगर किसी वस्तु को, उस वस्तु की अवस्था को या उन वस्तुओं के संबंध को अगर इंद्री से महसूस किया जा सकता है तो वो एक फैक्ट कहलाएगा। अर्थात यहां पर जो ये अ थिंग लिखा, स्टेट ऑफ थिंग लिखा, ये एग्जिस्टेंस में है ऐसा कोड प्रिज्यूम कर रही है। इट मींस इनकी एग्जिस्टेंस को परसीव किया जा सकता है सेंसेस के द्वारा। इट मींस ये एक फैक्ट है। तो आपको जैसे ही ये वर्ड दिखा कि भाई अ थिंग लिखा है, स्टेट ऑफ थिंग लिखा है, रिलेशन ऑफ थिंग लिखा है, तो आपका माइंड सीधा कहां जाना चाहिए? फैक्ट की डेफिनेशन पे। अगेन, इज इन एग्जिस्टेंस, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, मतलब पहले शो कर दिया है कि किसी पॉइंट पर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता था, तो प्रिजम्पशन ये है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिमिलर प्रिजम्पशन है सेक्शन 110, सेक्शन 111, जहां पर एक बार ये प्रूव कर दिया गया है कि ये व्यक्ति पिछले 30 साल में कभी भी इसके बारे में सुना गया था कि ये जिंदा है, तो अब यही फैक्ट कंटिन्यू एग्जिस्ट करता रहेगा कि हाँ ये जिंदा है, जब तक कि कंट्रेरी प्रूव ना कर। इससे नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा शो कर दिया है, प्रूव कर दिया, ऐसा प्रूव कर दिया है कि पिछले 7 सालों में इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है उन व्यक्तियों के द्वारा, कि अगर ये व्यक्ति जिंदा होता तो उन व्यक्तियों ने जरूर कुछ ना कुछ इनके बारे में सुना होता, तो वो उन व्यक्ति हैं उसके क्लोज रिलेटिव। अगर किसी व्यक्ति के बारे में क्लोज रिलेटिव्स ने भी पिछले 7 साल में कुछ भी नहीं सुना है, तो ये माना जाएगा कि अब वो व्यक्ति मर गया। तो वो जो प्रिजम्पशन थी सेक्शन 110 में कि मान लिया जाएगा कि वो अभी भी जिंदा है, अब उसको रिबट कर दिया गया सेक्शन 111। ये भी यही वही प्रिंसिपल यहां पर है कि अगर एक वस्तु को शो कर दिया गया है कि वो एग्जिस्टेंस में थी और एटलीस्ट जितने समय में वो नेचुरली एंड हो जाती है वो वस्तु, उससे पहले शो कर दिया, तो फिर कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ऐसा प्रिजम्पशन कर सकते। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि आप इसको किस तरीके से रिबट कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो स्टेट का झगड़ा है और दो स्टेट की जो बाउंड्री बटी हुई है वो एक रिवर से बटी हुई है। तो रिवर जो चलती है अपने कोर्स में चलती रहती है, चलती रहती है। अब क्वेश्चन ये था कि पहले जो रिवर जाती थी वो यहां से निकल कर जाती थी, तो यहां से इधर हरियाणा, यहां से इधर दिल्ली। अब एक स्टेट कहता है कि नहीं, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अदरवाइज कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती कि आज से कुछ दिन पहले तक नदी इसी रूट से बहती थी, ऐसे ही बहती थी, इतना ही किनारा था। अगर ये शो कर दिया गया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि नदी आज भी ऐसे ही बहती है और इतने ही नजदीक से निकलती है किसी भी पर्टिकुलर लैंडमार्क के पास से। बट दूसरी पार्टी ये प्रूव कर देती है, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ नदी की जो कोर्स है, जो धारा है, वो यहीं से बहती है, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया। अब दूसरी पार्टी के पास रिबट करने का क्या आधार हो सकता है? वो एक तरीका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। वो तरीका दिया कि ये बता सकती है दूसरी पार्टी कि बहुत सारी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, हैवी रेन, जिसके कारण उसमें बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद जब पानी नॉर्मल हुआ तो उसका कोर्स चेंज हो गया। इस बात की एविडेंस देकर वो जो प्रिजम्पशन की थी कोर्ट ने, उसको रिबट कर सकता है। तो दूसरा कुछ रिलेशंस की भी बात होगी यहां पर कि मान लीजिए कि एक मदर और बच्चे का रिलेशन एक बार एग्जिस्ट कर दिया, शो कर दिया कि ये लेडी, ये बच्चा, ये माता है और ये इसका बच्चा है। तो अब कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ इनका रिलेशन माता और बेटे का एग्जिस्ट करता है, जब तक कि कंट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए। इवन ये रिलेशन तो ऐसा है कि ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होता। इवन एक पार्टी मर भी जाए तब भी ये रिलेशन टर्मिनेट नहीं होता है।
ऑन द अदर हैंड, कंट्रेरी टू दैट, कि एक हस्बैंड एंड वाइफ, अगर ये शो कर दिया गया किसी स्टेज पर कि इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अभी भी कंटिन्यू करता है जब तक कि कंट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए। अब कंट्रेरी प्रूव करने के लिए कैसे, कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसा है कि ये टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है बाय डाइवोर्स, टर्मिनेशन हो सकता है बाय डेथ ऑफ वन पार्टी। तो दूसरी पार्टी के पास है, रीजन है कि वो शो कर सके कि ये टर्मिनेट हो गया है। तो ये था इलस्ट्रेशन डी। अब मैं बात करता हूं आपको इलस्ट्रेशन ई। ई बताता है कि जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द जुडिशियल एंड ऑफिशियल, दो एक्ट की बात हुई है यहां पर, एक जुडिशियल एक्ट है, एक ऑफिशियल एक्ट है, हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म। भाई जिस तरीके से कोई न्यायिक कार्य होना चाहिए था उसी तरीके से हुआ है, जिस तरीके से कोई शासकीय कार्य होना चाहिए था उसी तरीके से हुआ है। कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी ऐसा जब तक कि कंट्रेरी प्रूव ना कर दिया जाए। जिस तरीके से मान लीजिए कि एक जजमेंट पास हुआ है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है कि जिन विटनेसेस की एविडेंस रिकॉर्ड दिखाई जा रही है, रिकॉर्ड पर जिनको पढ़ने के बाद जजमेंट, जिनको कंसीडर करने के बाद जजमेंट दिया गया, तो उन विटनेसेस को समन गया होगा, तो वो विटनेसेस कोर्ट में आए होंगे, उन विटनेसेस का चीफ एग्जामिनेशन हुआ होगा, उनको क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी दूसरी पार्टी को दी गई होगी, उनका री एग्जामिनेशन की फिर से अगेन किसी पार्टी को एग्जाम अपॉर्चुनिटी दी गई होगी, और इस तरीके से फिर आर्गुमेंट्स भी हुए होंगे। देन इन सब बातों को वो प्रिज्यूम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट हुए हैं ये जुडिशियल एक्ट हैं, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ कोई सिस्टम से अगर एक एक्ट होता है तो वो रेगुलरली हुआ है, जो जिस कोर्स में उसे होना चाहिए था उसी कोर्स में वो एक्ट हुआ है। सपोज कि कोई एक रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने लेटर पोस्ट कर दिया किसी को, किसी भी पार्टी को, अब आपने प्रूव कर दिया कि हाँ हमने लेटर को पोस्ट कर दिया था, पोस्ट ऑफिस में हैंड ओवर कर दिया, तो अब कोर्ट में प्रिज्यूम कि दूसरी पार्टी को डिलीवर हो गया है, जबकि वो लौट के नहीं आया। अगर लौट के आ गया तब तो कोई इशू ही नहीं है, अगर लौट के नहीं आया, पोस्ट ऑफिस में हैंड ओवर कर दिया गया था, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि दूसरी पार्टी को डिलीवर हो गया है। दूसरी पार्टी अगर चाहे तो ये प्रूव कर सकती है कि जी यहाँ जो सिस्टम चल रहा था उसमें कुछ इंटरप्शन आ गया था, उस पीरियड में कुछ गड़बड़ हुई थी, या वहां पर आग लग गई थी पोस्ट ऑफिस में, या बाढ़ आ गई थी उसमें खराब हो गया था, कुछ ऐसी एविडेंसेस देने के बाद ये एविडेंस को रिवर्ट कर सकती है। कुल मिलाकर जो सिस्टम है ये पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स वाला एग्जांपल है। अगर कोई सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो फिर कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि उस सिस्टम ने वो सारे स्टेप फॉलो किए हैं जो स्टेप फॉलो किए जाने चाहिए। कंक्लूजन को देखकर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है F. The common course of business has been followed in particular cases. अगेन ये भी कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस का मामला है। यहां पर केवल और केवल जुडिशियल एंड ऑफिशियल है, लेकिन यहां पर कोर्स ऑफ बिजनेस है, यहां पर पब्लिक बिजनेस के मामले हो सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। ये इलस्ट्रेशन जी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एविडेंस साक्ष्य which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it. ये थोड़ा इलस्ट्रेशन समझने लायक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एक साक्ष्य है, एविडेंस है एक पार्टी के पास, और वो पार्टी इस एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकती थी कोर्ट के सामने, उसको प्रोड्यूस कर सकती थी मतलब मौका दिया गया उसको, उसके पास मौका था, बट उसने प्रोड्यूस नहीं किया, बट इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अब इससे कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट क्या कहता है कि मान लो एक पार्टी के पास कोई अच्छी खासी एविडेंस है, और एक पार्टी, सपोज मैं कहता हूं कि एक प्रोसिक्यूशन का केस है, ए प्रोसिक्यूशन है,
और बी यहां पर एक्यूज है। बी के पोजेशन से सपोज ये कहते हैं कि कोई एक आर्म्स मिला है जो कंट्रावेंशन है आर्म्स एक्ट का, और जहां से ये आर्म्स मिले वहां पर जहां जो प्लेस दिखाया जा रहा है कि इस प्लेस पर बी से आर्म्स की रिकवरी हुई है, दिस प्लेस इज कवर्ड अंडर सीसीटीवी फुटेज, और ये प्रूव कर दिया गया कि दिस प्लेस इज कवर्ड अंडर सीसीटीवी। सीसीटीवी लगे हुए हैं वहां पर, ये ऐसा शो कर दिया गया और प्रूव कर दिया कोर्ट के सामने। बट प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने में। अब यहां पर जो आर्म्स का पोजेशन बी के पास है उसको केवल और केवल जो ह्यूमन विटनेस है उससे प्रूव करने की कोशिश कर रहा है प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट में प्रिज्यूम ये प्रूव कर दिया गया कि जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, वो एक बेस्ट एविडेंस अवेलेबल थी, तो आपने उसको क्यों प्रोड्यूस नहीं किया? अगर मान लो ये बातें बता रहे हैं बी के पोजीशन से ऐसे ऐसे इन सर्कमस्टांसेस में एक आर्म्स रिकवर हुआ है और वो आर्म्स ऐसा ऐसा है जो कंट्रावेंशन की कैटेगरी में आता है, अगर ये बात सही है तो ये बात तो सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुई होगी और बड़े आसानी से कोर्ट देख सकती है कि हाँ इससे ये रिकवरी हुई है। लेकिन फिर भी ये सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं करी गई कोर्ट में, देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस की गई होती तो इनके अनफेवरेबल थी, इनको फेवर नहीं कर रही थी सीसीटीवी फुटेज में जो बातें हैं, ऐसा कोर्ट में प्रिज्यूम और उसका बेनिफिट इस एक्यूज को दे सकता है। सपोज एक केस है और वो केस है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। प्रोसिक्यूशन ने ये एलिगेशन लगाया कि ये जो एक्यूज है बी, इसकी गाड़ी के अंदर से ब्राइब रिकवर हुआ है। तो अब प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि वो जो ब्राइब मनी थी उसको सीज कर दिया, जो गाड़ी थी उसको सीज कर लिया और अपने जाकर वहां स्टोर में अपने पोजेशन में रख लिया। अब ड्यूरिंग द ट्रायल उन्होंने मनी को कोर्ट में पेश कर दिया बट गाड़ी को कोर्ट में पेश नहीं किया। अब देखिए गाड़ी के अंदर से अगर मनी रिकवर हुई है तो गाड़ी इज द वन ऑफ एविडेंसेस ऑफ दिस केस, लेकिन इस एविडेंस को, और एक अच्छी खासी एविडेंस है कि ये प्रूव नहीं कर सकता अगर प्रोसिक्यूशन की गाड़ी थी वहां पर, इट मींस रिकवरी कैसे हो गई फिर गाड़ी नहीं थी तो? डाउट जा रहा है कि गाड़ी थी या नहीं थी। अगर गाड़ी थी या आपने सीज भी की है तो आप उसे पेश क्यों नहीं करते हैं कोर्ट के सामने? जबकि पार्टी जो ये एक्यूज है ये कहता है कि ठीक है जी गाड़ी मेरी थी, गाड़ी इन्होंने मेरी सीज की, लेकिन मेरी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी इन्होंने, मेरी गाड़ी में पैसे प्लांट किए गए हैं और वो छेड़छाड़ आपको दिख जाएगी अगर ये गाड़ी पेश कर। इसके बावजूद भी प्रोसिक्यूशन गाड़ी कोर्ट में नहीं लेकर आता है, देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ गाड़ी अगर ये पेश कर दी जाती तो शायद इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे जाती। तो गाड़ी का पेश ना करना इज अनफेवरेबल टू द प्रोसिक्यूशन। यही सेक्शन ये कहती है कि अगर किसी पार्टी के पोजेशन में कोई एविडेंस है और वो उस एविडेंस को पेश कर सकता है कोर्ट में, उसे मौका है, अपॉर्चुनिटी है, बट उसने पेश नहीं की, तो कोर्ट में प्रिज्यूम, बट आपको रेज करनी पड़ेंगी ये बातें। तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि अगर इस गाड़ी को पेश किया जाता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो ये गाड़ी का पेश करना कुछ ऐसा उसमें दिखाई दे जाता कि ये प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट चला जाता, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी को पेश नहीं किया है। इसको बोलते हैं एडवर्स इन्फरेंस, प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है कोर्ट प्रोसिक्यूशन के। अब सिविल मामलों में नॉट ओनली प्रोसिक्यूशन, किसी के भी मामले में वो हो सकता है कि जहां पर एविडेंस पार्टी के पास अवेलेबल है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा और वहां पर यह कहा गया है सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि अगर मान लो ओरिजिनल अपोजिट पार्टी के पास है, प्राइमरी एविडेंस अपोजिट पार्टी के पास है और उसको कोर्ट में पेश किया जाना है, क्योंकि वो ये कहती है, लॉ ये कहता है सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि जो कंटेंट को अगर प्रूव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के तो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव होने चाहिए।
लेकिन एक विंडो दी गई है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। तो उस विंडो में ही लिखा गया है कि जब कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस से, जब वो प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के पोजेशन में है। और केवल इतने मात्र से काम नहीं चल जाएगा कि अपोजिट पार्टी के पोजेशन में है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे दो, नहीं। एक और कंडीशन है कि आपने नोटिस दिया था उस पार्टी को कि आप ओरिजिनल लेकर आओ। ए और बी दो पार्टी हैं, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहां पर ए इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बी को सू करता है कोर्ट में, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बी के पास जिसको सू किया गया। लॉ ये कहता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही कोर्ट में आना चाहिए। जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो ए ने बी को एक नोटिस दिया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दीजिए। ये मना कर देता है, जी मैं नहीं लाता जी। इट मींस इसको अपॉर्चुनिटी थी कि एक बेस्ट एविडेंस, क्योंकि बेस्ट एविडेंस इज प्राइमरी एविडेंस इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट द बेस्ट एविडेंस। तो बेस्ट एविडेंस कोर्ट में आ सकती थी, बट वो नहीं लेकर आया। देन कोर्ट में प्रिज्यूम एडवर्स इन्फरेंस निकाल सकती है कि वो इसलिए नहीं लाया है कोर्ट में कि अगर ये कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाता तो उसके अगेंस्ट जाता, उसके अनफेवरेबल होता। ये है क्या? ये मेन प्रोविजन में से कौन सा पिलर है जिसका एग्जांपल है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, बताइए। मेन पिलर तीन बातें: कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। उनमें से कौन से पिलर का ये एग्जांपल है? जी ठीक है, इतना सफिशिएंट है। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन एच। एच कहता है इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन which he is not compelled to answer by law। एक व्यक्ति ने कोर्ट में एज ए विटनेस आया, उससे क्वेश्चन पूछा गया, उसने मना कर दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देना चाहता, और यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसके लिए लॉ कंपेल नहीं कर सकता, उस पर दबाव डालकर इसका आंसर नहीं ले सकता। तो क्वेश्चन ऐसा है और उसने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो द कोर्ट में प्रिज्यूम द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। ये आंसर ऐसा है, तो देखिए आंसर है तुम्हारे पास, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मैं ये प्रूव कर देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, और आंसर नहीं देने पे आपकी बेइज्जती हो रही है, आप फिर भी आंसर नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब है? कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ये कहता है कि जितनी बड़ी आपकी आंसर ना देने पे बेइज्जती हो रही है, अगर आपने आंसर दिया तो आपको इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, आप इसलिए आंसर नहीं दे रहे। तो यही कॉमन कोर्स है और कुछ नहीं है। इन इलस्ट्रेशंस को आप कॉमन कोर्स से समझने की कोशिश करें कि एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा इन सर्कमस्टांसेस में। तो यही कहा गया है कि अगर वो आंसर दे दिया जाता तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि वो उसके अनफेवरेबल होता, उसके अगेंस्ट जाता। लेकिन वहीं आप सबसेक्शन 2 में जाकर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अगर कोर्ट ने ऐसा प्रिज्यूम कर लिया है तो इसको रिबट कैसे किया जा सकता है। तो वहां पर यह कहा गया है कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि मान लो ए और बी के बीच में जो इशू चल रहा है, सू किया है, और जो फैक्टिन इशू है वो बहुत माइनर है, और अगर इस क्वेश्चन का जवाब दिया विटनेस ने तो हो सकता है कि उसका जो रेपुटेशन है वो ज्यादा खराब हो जाए। अगर रेपुटेशन कहीं दांव पर लग रही है तो ये बता करके जी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो यहां नहीं दिया, तो यहां तो मेरी छोटा नुकसान हो जाएगा अगर मैं हार भी जाऊंगा तो, बट अगर मैंने दे दिया तो मेरी जो रेपुटेशन है, बहुत बड़ी रेपुटेशन है, वो खराब हो जाएगी। इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया, लेकिन अब उसको अगर रिबट करना है इस प्रिजम्पशन को, तो वही दिखा सकता है कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये इस टाइप का, इस नेचर का है कि मेरी मानहानि हो जाएगी बहुत बड़ी, मेरी फीलिंग हर्ट हो जाएंगी बहुत ज्यादा, या मेरे किसी परिवार वाले की फीलिंग हर्ट हो जाएगी, मेरे परिवार वाले की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। इस तरीके के एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर आई। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट व्हेन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन
is in hand of obligor, the obligation has been discharged. The court may presume that obligation has been discharged. देखिए, एक मान लीजिए ए ने बी से कुछ पैसे लिए थे, बी से कुछ पैसे लिए थे ए ने, तो ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाकर बी को दे दिया। अब ये जो प्रोमिसरी नोट है, ये एक बॉन्ड है एक तरीके से ए की तरफ से कि मैं तुमको पैसा वापस करूंगा, मैंने तुमसे पैसा लिया है। अब ये बॉन्ड किसके हाथ में होगा, ये प्रोमिसरी नोट किसके हाथ में होगा, ये बी के हाथ में, क्योंकि बी ने पैसा दिया है, ए ने पैसा लिया है, तो इस पैसे के बदले प्रोमिसरी नोट बी को दे दिया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी ने ए के अगेंस्ट केस कर दिया कि जी ये मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो बी कहता है कि देखिए साहब, जो मैंने प्रोमिसरी नोट दिया था बी को, वो ये रहा मेरे पास। क्यों है ये मेरे पास? क्योंकि मैंने पैसा इसको वापस कर दिया है। ये झूठ बोल रहा है, मेरे ऊपर अब इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो वो ये कहता है ए कि दिखाइए, ओ सॉरी, बी कहता है कि आप दिखाइए इस प्रोमिसरी नोट पे मैंने कहां लिखा है कि मैंने पैसा रिसीव कर लिया। मैंने तो कहीं नहीं लिखा, लिखा हुआ भी नहीं है उस पर। देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये कहता है, ये इलस्ट्रेशन कहता है, ह्यूमन कोर्स ऑफ कंडक्ट ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो एक बॉन्ड था, वो वापस कब जाएगा ए के पास? जब वो अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर देगा, जब अपनी लायबिलिटी को वो डिस्चार्ज कर देगा, तभी जाकर ये बॉन्ड ए के पास वापस आ सकता है। ये ह्यूमन कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि ए ने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, इसीलिए ये प्रोमिसरी नोट बी से ए के पास आया है। लेकिन जब आप सबसेक्शन 2 में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कोर्ट ने अगर ऐसा प्रिज्यूम कर लिया है तो इसको रिबट कैसे किया जा सकता है। तो बी ये शो कर सकता है, दिखा सकता है, ऐसे हालात क्रिएट कर सकता है कि ये प्रोमिसरी नोट ए ने चोरी करके लिया है, मेरी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करके नहीं लिया। अगर ऐसा उसने शो किया, देन उसने ऐसी प्रिजम्पशन को रिवर्ट कर दिया। तो ये कुछ यहां पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, इनको मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये सबसेक्शन 1 थी। अभी देखिए यहां पर सबसेक्शन 2 जो मैं अभी आपको साथ के साथ बता रहा हूं, वो ये कहती है सबसेक्शन 2, द कोर्ट शैल। जो सबसेक्शन 1 थी वहां पर कोर्ट में प्रिज्यूम, बट सबसेक्शन 2 कहती है द कोर्ट शैल also have regard to such facts as the following in considering whether such maxims, यहां पर जो ऊपर ए से लेकर आई तक मैगजिम्स लिखी हैं, इलस्ट्रेशंस लिखे हैं, उनको ये मैगजिम्स कह रहे हैं। सच मैगजिम्स डू और डू नॉट अप्लाई टू द पर्टिकुलर केस बिफोर इट। बिफोर इट मतलब जो कोर्ट के सामने पर्टिकुलर केस हैं, उनके सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए देन देखेंगे कि ये जो प्रिजम्पशन, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ऊपर मैगजिम्स हैं, ये अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। इलस्ट्रेशंस यहां पर भी दिए एज टू इलस्ट्रेशन ए। जब चोरी वाला मामला था तो उसने जब प्रिजम्पशन कर ली कोर्ट ने कि या तो ये चोर है या ये रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, अगर इसके पोजेशन से सून आफ्टर द थेफ्ट वो स्टोलन प्रॉपर्टी इसके पोजेशन से मिली, तो उसका ये इलस्ट्रेशन के बारे में दिया है कि आप इसको कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन बी के बारे में है। इलस्ट्रेशन सी आप इनको पढ़ के एक बार देख लीजिए, हालांकि मैंने इनको आपको बता दिया है। तो ये थी सेक्शन 119 दोस्तों, अभी कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है, मैंने इसमें आपको कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताना ज्यादा उचित समझा नहीं, क्योंकि आपको बेसिक ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम के लिए आप अगर तैयार करें तो इन इलस्ट्रेशंस को एक बार जरूर पढ़ लें और याद रखें, इनका क्लॉज भी याद रखें आप। देखिए जब एग्जामिनर आपको रूल आउट करके कि भाई हमें हटाना है हटाना है हटाना है, तो टफ बनाते चले जाते हैं। टफ कैसे बनेगा कि आपने उन्होंने इलस्ट्रेशंस दे दिए सेक्शन 119 के 4 ए बी सी डी। अब उनसे मैच कराना चाह रहे हैं, उन्होंने इलस्ट्रेशन लिखा यहां पर और आगे लिख दिया तो सेक्शन 119 क्लॉज बी, इधर इलस्ट्रेशन लिखा क्लॉज ए, इधर लिखा क्लॉज सी डी। आप इनको मैच करके बताइए कौन सा किससे मैच करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी मेमोरी को अच्छा करिए और इन बातों को भी आप ध्यान रखिए, जिससे कि अगर पेपर टफ भी आए तब भी आप फाइट में हो, दूसरे लोगों से आप हार ना जाए। और
मैं बार-बार आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि मेमोरी को अगर अच्छा करना है, तो देखिए एक तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। दूसरा आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। तीसरा आप अगर स्मृति रस ला सकते हैं मार्केट से तो वो ले आइए, नहीं तो थोड़े बहुत बादाम आप ज़रूर खाइए। और मैं एक और बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, आप दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है, तो मैं ये मानूँगा कि आप मेरे सिंसियर व्यूअर हैं। तो हर एक सिंसियर व्यूअर को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि लॉ एक ऐसी चीज़ है कि आपने जो बुक से पढ़ा, पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ही ये मत सोचिए कि मैं पढ़ूँ, पढ़ूँ, पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ, पढ़ते चले जाऊँ। नहीं, दिन में कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट और 1 घंटा आपको ऐसा निकालना है कि आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद बुक क्लोज़, फ़ोन में पढ़ रहे हैं तो फ़ोन क्लोज़, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप क्लोज़। आपको बस बैठ जाना है, आँख बंद करके बैठ जाना है। आपने ये भी जस्ट लाइक एक मेडिटेशन है। आपने जो पढ़ा, उसको आपने थिंकिंग करनी है उसके ऊपर और ये कहलाती है एक्टिव थिंकिंग। थिंकिंग आप सोच तो हमेशा ही रहे होते हैं, लेकिन एक्टिव थिंकिंग मतलब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सोचना है। तो जो आपने पढ़ा, कल पढ़ा था, आँख बंद करिए, आँख बंद करके उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करिए कि आपने क्या पढ़ा था। तो आप कर क्या रहे हैं, आप जो पढ़ा है आपने उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे-जैसे आप अपनी इस हैबिट को बढ़ाते चले जाएँगे दिन पे दिन रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्ज़ाम वाले दिन भी ये प्रैक्टिस आपके काम आएगी और जो फैक्ट आपने पढ़े, सीखा, वो फैक्ट रिकॉल आप इतनी स्पीड से करोगे एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कि आपके आंसर ठीक होते चले जाएँगे और लिखने के लिए मटेरियल आपको मिलता चला जाएगा। तो आप चाहे ये मत सोचना कि आप इस 45 मिनट में या आधे घंटे में या 1 घंटे में मैं और पढ़ लेता। ऐसा मत सोचना, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप गैप नहीं देंगे और उसको एक्टिव थिंकिंग नहीं करेंगे उस पार्ट के ऊपर जो आपने पहले पढ़ लिया है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप पढ़ते जाएँगे, भूलते चले जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, भूलते चले आप उस पर एक्टिव थिंकिंग ज़रूर करिए और रिवीजन का कैलेंडर आप पहले ही बना के रखो दोस्तों। आपके रिवीजन का कैलेंडर होना चाहिए कि जो बातें मैंने आज पढ़ी हैं, इनका रिवीजन मुझे कब करना है। आपके कैलेंडर में फिक्स होना चाहिए। देखो आप कितना आगे निकल जाएँगे दूसरे लोगों से। आप मेरे साथ एटलीस्ट इन्हीं बातों को फॉलो करते रहिए, फिर देखिए कितना चेंजेस आपके अंदर आने वाला है। तो आज दोस्तों यहीं खत्म करते हैं वीडियो को। कल फिर मिलते हैं सेक्शन 120। यही सेक्शन पहले 114 कैपिटल ए हुआ करती थी, जो रेप ऑफेंसेस से रिलेटेड है और वहां पर यह कहा गया है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि जो कंसेंट थी विक्टिम की, प्रोसिक्यूट्रिक्स की, वो नहीं थी। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, उसको सेल प्रिज्यूम करेगी। किन हालात में करेंगे, क्या-क्या मैटर हो सकते हैं, ये कल देखेंगे दोस्तों। तो आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार, जय